नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.1 का बेसिक। ये है पार्ट 4 अनुपात और समानुपात। इसमें क्या क्या सीखने वाले हम लोग? अनुपात, तुल्य अनुपातों पर क्रियाएं, सतत समानुपात और अनुपात के गुणधर्म, समान अनुपातों का प्रमेय और अनुपात में के पद्धति। ये 6 चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पे क्या दिया गया थोड़ा सोचें। देखो कि पिछली कक्षाओं में हमने अनुपात और समानुपात का अध्ययन किया है, उन पर आधारित प्रश्न भी हल किए हैं। मतलब हम लोगों ने 7वीं में और 8वीं में बहुत सारे प्रश्न भी हल किए, अनुपात भी देखा, समानुपात भी देखा। तो उदाहरण क्या बोल रहा है? विमल द्वारा बनाए गए सूजी के लड्डू स्वादिष्ट होते हैं। वह 1 कटोरी घी, 3 कटोरियां सूजी और 2 कटोरियां शक्कर मिलाकर के लड्डू बनाती है। तो यहाँ पर सूजी और शक्कर का अनुपात 3:2 है। देखोगे यहाँ पे सूजी कितना है? 3 है और शक्कर कितना है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 3:2 अथवा 3/2 ऐसा है, ऐसा हमको दिया गया है। यदि लड्डू के लिए 12 कटोरियां सूजी लेते हैं तो शक्कर कितनी लगेगी? अब जैसे यहाँ पे देखोगे 3 कटोरी सूजी में 2 कटोरी शक्कर लगता था। यहाँ पे जब 12 कटोरी सूजी रहेगा तो शक्कर कितना लग जाएगा? शक्कर 8 लगेगा। तो ये आएगा कैसे? देखोगे 3 कटोरी सूजी है और 2 कटोरी शक्कर लग रहा है। जब इसका डबल करोगे, 3 दूनी कितना करोगे? 6 कर दोगे। तो 6 कटोरी जब सूजी हो जाएगी तो शक्कर भी तो डबल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखोगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हमको सूजी कितना बोला गया? 12 कटोरी बोला गया, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसका भी डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? हम लोगों ने जो 7वीं 8वीं में पढ़ा था प्रत्यक्ष अनुपात, कहने का क्या मतलब है? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना ही चाहिए, नहीं तो अगर सूजी बढ़ा देंगे तो शक्कर कम हो जाएगा। जब शक्कर कम हो जाएगा तो लड्डू की मिठास गायब हो जाएगी। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? माना शक्कर x कटोरियां लगेगी, अतः 3/2 बराबर 12/x। देखोगे यहाँ पे 3 कटोरी सूजी में 2 कटोरी शक्कर, यहाँ पे 12 कटोरी सूजी में कितना शक्कर हो जाएगा? यही है। तो इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x और 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 3x बराबर 24 आ गया है। अब ये 3 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बटे हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो क्या आ गया? x बराबर 8 आ गया। अर्थात 12 कटोरियां सूजी लेकर लड्डू बनाने हेतु 8 कटोरियां शक्कर लगेंगी। ये तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पे देखोगे इस उदाहरण को निम्नलिखित प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे के मेथड दिया गया है, के पद्धति दिया गया है। इसको के पद्धति से भी हम लोग हल कर सकते हैं। क्या बोला गया है? सूजी 3 के कटोरियां हो तो शक्कर 2 के कटोरियां लगेगी, क्योंकि 3 के बटे 2 के अगर लिखते तो अनुपात में वही आता है 3 और 2। यहाँ पे देखोगे 3 कटोरी सूजी और 2 कटोरी शक्कर, तो अनुपात वही आ गया। अब यहाँ पे देखोगे 3 के बराबर 12, मतलब यहाँ पे कैसे हल करेंगे? देखोगे 3 के बराबर ये 12, 3 क्या है? सूजी है, यहाँ पे भी ये सूजी है, तो इसका के निकाल लो। यहाँ पे देखोगे 3 से गुणा हो रहा है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, तो 12/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल होकर के 4। तो के बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखोगे ये क्या है? 2 के है, 2 के क्या है? शक्कर है। देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया? 2 कटोरी शक्कर लगेगी। तो ये क्या करेंगे? 2 शक्कर का और यहाँ पे के में 4 का गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 कटोरियां शक्कर लगेंगी। कुछ आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमको बोला गया है आओ जाने। आओ जाने का मतलब क्या हो गया कि अब हम लोग 9th में इसको और कैसे कर सकते हैं। अनुपात और समानुपात यहाँ पे भी पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा उसका एडवांस है। क्या बोला गया? 2 संख्याओं के अनुपात की संकल्पना 3 या अधिक संख्याओं के लिए विस्तारित कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? हम लोगों ने 7वीं में भी 8वीं में भी सिर्फ हमको 2 चीज दी रहती थी, 3 कटोरी और 2 शक्कर दिया रहता था। लेकिन 9वीं में हम लोग इसको 3 या उससे अधिक संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं। जैसे लड्डू के उदाहरण में घी, सूजी और शक्कर का अनुपात 1:3:2 है। देखोगे
1 कटोरी घी, 3 कटोरी सूजी और 2 कटोरी शक्कर। तो कहने का क्या मतलब है, इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ 2 का अनुपात लिया था, अब हम लोग इसको 3 का भी अनुपात ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। सिर्फ हमको सिस्टमैटिक ढंग से लिखने आना चाहिए और उसको करने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ घी तथा सूजी का अनुपात 1:3 है और सूजी तथा शक्कर का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पे देखोगे घी और सूजी का कितना है, 1:3 है और सूजी और शक्कर का अनुपात 3:2 ऐसा दिया गया है। यह जानकारी समान इकाई में दी गई है। यदि घी 1 के बराबर के कटोरियां, अगर हम लोग ऐसा पकड़ते हैं तो घी क्या हो जाएगी, 1 कटोरी हो जाएगी, मतलब 1 के हो जाएगा। सूजी 3 कटोरी मतलब 3 के कटोरिया हो जाएगा। शक्कर 2 कटोरी का मतलब 2 के कटोरी हो जाएगा। तो माने 12 कटोरियां सूजी लेने पर लड्डू बनाने के लिए कितनी कटोरी घी और कितनी कटोरी शक्कर लगेगी, यह ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये घी है, ये है सूजी और ये है शक्कर। तो हमको क्या बोला गया है, 1 कटोरी घी, 3 कटोरी सूजी और यहाँ पे शक्कर लग रहा है 2 कटोरी, इस तरीके से दिया गया है। अब हमको सवाल में क्या पूछा गया है, अगर 12 कटोरी हम लोग सूजी लेते हैं तो घी कितना लग जाएगा और शक्कर कितना लगेगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज ये 12 ले लेता हूँ, ठीक है, तो सूजी मेरा कितना हो गया, 12 कटोरी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौक 12। तो घी कितना लग जाएगा हमको, यहाँ पे 4 कटोरी लगेगा और शक्कर कितना लग जाएगा, ये 8 कटोरी लगेगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब तक ऐसे नहीं लेंगे तब तक हमारा लड्डू बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखोगे 3 चौक 12, 1 चौक 4 और 2 चौक 8। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, क्योंकि 3 के बराबर यहाँ पे 12। देखोगे सूजी का अनुपात लिया है 3 के बराबर 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बराबर 4। तो यहाँ पे देखोगे घी के लिए कितना था, के कटोरी थी, तो के कटोरी कितना हो जाएगी, 4 कटोरी हो जाएगी। और यहाँ पे शक्कर के लिए 2 के कटोरी था, तो 2 के कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 के, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 कटोरिया शक्कर लगेगी। तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ हमको 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 कितना भी रहेगा हम लोग अनुपात और समानुपात लगा करके उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इस संकल्पना का 4 अथवा अधिकांश घटकों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया A, B, C, D, इन 4 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 7, 4 है। मतलब ये संख्या हमको दिया नहीं गया है, ये संख्या हमको बाद में निकालना है। इसका अनुपात दिया गया 2:3:7:4 हो, तो इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, 2m, 3m, 7m और 4m मानकर दी गई जानकारी के आधार पर m का मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं। अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं, इन चारों संख्याओं का योग 48 हो तो वे 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे अनुपात में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m धन 3m धन 7m धन 4m, ये चारों का अनुपात दिया गया है, बराबर ये किया है 48। अब इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 5, 7, 12, 12, 4, 16, ये हो जाएगा 16m बराबर 48। कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाएगा m बराबर 48। यहाँ पे 16 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा, तो बट्टे हो जाएगा, बट्टे 16, तो ये हो जाएगा 16 3 48। तो ये कितना आ गया, m बराबर आ गया 3। देखोगे यही चीज आ गई यहाँ पे, m बराबर 3। इसको क्या किया, 2m धन 3m धन 7m धन 4m को जोड़ा तो 16m बराबर 48, तो m बराबर 3 आ गया। अब सबका मान रख दो, देखोगे 2m है तो क्या करोगे, m के जगह पे क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो ये जगह 2 3 6। फिर यहाँ पे m के जगह पे 3 रखा तो 3 3 9, m के जगह पे 3 रखोगे तो 7 3 21, m के जगह पे 3 रखोगे तो 3 4 12। ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है। मतलब जो हमारी संख्या है 6, 9, 21 और 12 है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 में 3 का गुणा किया, 3 में 3 का गुणा किया, 7 में 3 का गुणा किया और 4 में 3 का गुणा किया, तभी हमारा ये आ जाएगा। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देखोगे यहाँ पे हमको 3 का दिया गया है, 18:18:10। इस प्रकार के खाद में नाइट्रोजन के यौगिक 18%, फास्फोरस के यौगिक 18% और पोटेशियम के यौगिक 10% होते हैं। शेष भाग अन्य पदार्थ के हैं। तो 20 किलोग्राम खाद में प्रत्येक प्रकार के यौगिक का द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान पूछा गया, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, वजन कितना होगा।
20 किलोग्राम अगर हम लोग खाद लेके आते हैं तो इसमें नाइट्रोजन कितने किलोग्राम होगा, फास्फोरस कितना किलोग्राम होगा और पोटेशियम कितना किलोग्राम होगा, यही हमको यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे देखोगे हल में क्या दिया गया है, माना 20 किलोग्राम खाद में नाइट्रोजन के यौगिक का द्रव्यमान यक्स है। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन को हम लोग मान लेते हैं कि 20 किलोग्राम खाद में नाइट्रोजन यक्स किलोग्राम है। नाइट्रोजन का कितना है, 18% है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18/100 बराबर यक्स/20। तो कैसे हो जाएगा, देखोगे 100 में 18 और 20 किलोग्राम में कितना, इस तरीके से बनेगा। तो ये हम लोग इसका तिर्य गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा यक्स गुणे 100 बराबर 18 गुणे 20, इस तरीके से आएगा। अब ये देखो कि 100 से जो गुणा हो रहा है इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखो कि यहाँ पे भाग कर दिया गया है। अब इसको हल करते हैं, देखो कि ये 20 पंचे 100 हो जाएगा और 18 में 5 का भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.6। तो कहने का क्या मतलब है, 20 किलोग्राम खाद में नाइट्रोजन का यौगिक कितना है, 3.6 किलोग्राम है। इसलिए नाइट्रोजन का यौगिक 3.6 किलोग्राम है। तो कहने का क्या मतलब है, 20 किलोग्राम खाद में नाइट्रोजन 3.6 किलोग्राम है। अब यहाँ पे फास्फोरस का यौगिक भी 18% है। जब देखोगे यहाँ पे 18% 3.6 निकला तो फास्फोरस का भी 3.6 ही रहेगा। ये 2 का तो निकल गया। अब हम लोग तीसरे का निकालते हैं। पोटेशियम का यौगिक 10% है। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, मान लीजिए 20 किलोग्राम खाद में पोटेशियम का यौगिक का द्रव्यमान y किलोग्राम है। तो ये क्या हो जाएगा, 10% दिया गया। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं बराबर y/20। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y गुणे 100 बराबर 20 गुणे 10, इस तरीके से आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10। और यहाँ पे देखोगे ये 100 से गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको हल करते थे, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, फिर ये 10 दूनी 20, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, y बराबर 2। इसलिए पोटेशियम के यौगिक 2 किलोग्राम है। मतलब 20 किलोग्राम खाद में पोटेशियम कितना है, सिर्फ 2 किलो है। इसी तरीके से कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं प्रत्यक्ष समानुपात में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक मोटर कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 20 लीटर पेट्रोल में वह कार 20 गुणे 10 बराबर 200 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो सही बात है, 1 लीटर में अगर 10 किलोमीटर जाता है तो 20 लीटर में कितना चले जाएगा, 20 दामा 200 किलोमीटर जाएगा। फिर 40 लीटर में कितना जाएगा, 40 दामा 400 किलोमीटर जाएगा। उपरोक्त जानकारी तालिका के रूप में लिखिए। यहाँ पे देखोगे पेट्रोल दिया गया, दूरी दिया गया, तो 1/10। तो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाती है, 20 लीटर पेट्रोल में 200 किलोमीटर जाती है और 40 लीटर पेट्रोल में 400 किलोमीटर जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको अनुपात में लिखते हैं, देखोगे 1/10 हो गया, ये भी इससे कटेगा 1/10 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबका अनुपात यहाँ पे सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। यहाँ देखोगे यहाँ पे ये x हो गया और ये y हो गया, तो x/y के अनुपात में आ रहा है। कार द्वारा उपयोग किया गया पेट्रोल लीटर में तथा उतने ही पेट्रोल में तय की गई दूरी किलोमीटर का अनुपात अचर है। अचर है का मतलब क्या हो गया, ये सेम आ गया। इसकी मीनिंग क्या आ गई, ये k के बराबर है। जो ये k आता है, k ही ये क्या कहलाता है, अचर संख्या कहलाती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उन दो संख्याओं में प्रत्यक्ष समानुपात है। तो कहने का क्या मतलब है, जब x/y रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष समानुपात में रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रतिलोमानुपात देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मोटर कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से या वेग से 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। एक बैलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उतना ही अंतर 20 घंटे में तय करती है। उतना ही अंतर का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 100 किलोमीटर बोला गया है। तो यहाँ पे देखोगे 100 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा लग रहा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 20 घंटा लग रहा है। यहाँ पे देखोगे कार का अलग लिखा है, बैलगाड़ी का अलग लिखा है। यहाँ पे देखोगे 50 में 2 का गुणा हुआ तो कितना हो गया, 100, और यहाँ पे 5 में 20 का गुणा हुआ तो भी आता है 100। तो कहने का क्या मतलब है, 50 की स्पीड से जाओगे तो 2 घंटा लगेगा और 5 की स्पीड से जाओगे तो 20 घंटा लगेगा। तो इसमें क्या आ गया, x गुणे y आ गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ, x गुणे अगर y आता है
तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोमानुपात हो जाएगा। और x बटे अगर y आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष अनुपात आएगा। इसी तरीके से आएगा, ये दो चीज को याद रखना। अर्थात वाहन की वेग तथा दूरी तय करने में लगने वाले समय का गुणनफल अचर है। यहाँ पे गुणनफल हो रहा है, गुणा हो रहा है। ऐसे समय दो राशियां परस्पर प्रतिलोमानुपाती हैं, अर्थात वे दो राशियां प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती या अप्रत्यक्ष समानुपात में बदलती है, ऐसा भी कहते हैं। यहाँ पे देखोगे एक ही चीज को तीन नाम दिया गया, प्रतिलोम, व्युत्क्रमानुपाती या अप्रत्यक्ष समानुपात। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यही याद रखना पड़ेगा, प्रतिलोमानुपात में गुणा होता है और प्रत्यक्ष अनुपात में आएगा, मतलब यहाँ पे बटे में रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचें, क्या बोला गया, अनुपात के गुणधर्म, ये जो गुणधर्म दिया गया है हमको इसको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया है, a और b, इन दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b अथवा a बटे b ऐसा लिखते हैं। यहाँ a को पूर्व पद या पहला पद तथा b को उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास a बटे b है तो ये वाला जो ऊपर वाला है ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व पद हो जाएगा या पहला पद हो जाएगा, और जो b है ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो रहेगा वो उत्तर पद हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो अंश होता है वो पूर्व पद हो गया और जो हर होता है वो क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। दूसरे में क्या दिया गया, दो संख्याओं के अनुपात में उत्तर पद 100 हो तो उस अनुपात को प्रतिशत कहते हैं। उत्तर पद का मतलब क्या हो गया, उत्तर पद कहाँ पे आता है, नीचे आता है। जो हर में 100 रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। क्या कर सकते हैं, प्रतिशत कहेंगे। इसके तीसरे में क्या दिया गया, अनुपात की सभी संख्याओं को एक ही शून्येतर संख्या से गुणा अथवा भाग करे तो अनुपात अपरिवर्तित होता रहता है। जैसे यहाँ पे दिया गया 3/4 ना, 3:4 दिया गया। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 3:4 को हम लोग 6:8 भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3/4 में 3 का गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा, 9/12। देखोगे यहाँ पे 9/12 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, एक ही शून्येतर संख्या से गुणा करने पे, एक ही शून्येतर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 से गुणा किया, यहाँ पे 3 से गुणा किया, तो ये 3:4 बराबर 6:8 बराबर 9:12। ये जो है सबका मान एक ही आएगा, मतलब कट करने पे सबका मान 3:4 ही आता है। उसी प्रकार 2:3:5, मतलब यहाँ पे 3 का दिया गया। यहाँ पे देखोगे 2 चौक 8, 3 चौक 12, 5 चौक 20। तो कहने का क्या मतलब है, सब में 4 से गुणा किया गया है। कि यह शून्येतर संख्या हो तो जैसे a में अगर k का गुणा करेंगे तो b में भी k का गुणा करना पड़ेगा, a में अगर k का गुणा करते हैं तो b में भी k का गुणा करना पड़ेगा और c में भी k का गुणा करना पड़ेगा। तो k का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। k क्या होता है, अचर संख्या होती है। चौथा गुणधर्म क्या है, अनुपात की दो राशियां एक ही प्रकार की होनी चाहिए तथा उनके मापन की इकाई भी समान होनी चाहिए। मतलब एक ही प्रकार की होनी चाहिए और उसकी जो मापने की इकाई है वो भी समान होना चाहिए। और पांचवें में क्या दिया गया, अनुपात की इकाई नहीं होती है। यहाँ पे उदाहरण में दिया गया जैसे 2 किलोग्राम तथा 300 ग्राम, तो हम लोग इसको 2:300 नहीं लिख सकते हैं। देखोगे यहाँ पे 2 किलोग्राम है, यहाँ पे सिर्फ ग्राम में। अगर यहाँ पे 2:300 लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2000। तो ये क्या हो जाएगा, 2000:300। कुछ इस तरीके से आएगा। देखोगे ये 2000:300 है, अर्थात यहाँ पे देखोगे 2000:300 ऐसा दिया गया ना, तो ये 2 0 से कट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 20:3 है। ये जो 5 गुणधर्म है ये आप लोगों को याद रखना है। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1 में क्या दिया गया, सीमा और राजश्री की आयु का अनुपात 3:1 है। राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात 2:3 है। तो सीमा, राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या दिया गया है। सीमा और राजश्री, इसका अनुपात हमको कितना दिया गया है, 3:1 दिया गया है। और क्या, राजश्री और अतुल, यहाँ पे राजश्री पहले से लिखा हुआ और अतुल, तो ये हो जाएगा राजश्री का कितना दिया गया, 2:3
3, कुछ इस तरीके से दिया गया ना। देखोगे सीमा और राजश्री की आयु का अनुपात 3:1 है। सीमा का हमने 3 लिख लिया, राजश्री का 1 लिख लिया। और उसके बाद में क्या बोला गया, राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात 2:3 है। तो राजश्री का 2 हो गया और अतुल का 3 हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, तीनों का एक ही लाइन में लिखना चाहिए, तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको करेंगे कैसे, देखोगे यहाँ पे हल में सीमा की आयु और राजश्री का आयु का अनुपात हो जाएगा 3:1, राजश्री की आयु और अतुल की आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3। तो पहले अनुपात का उत्तर पद और दूसरे अनुपात का पूर्व पद होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे पहले अनुपात का उत्तर पद क्या है 1 और दूसरे अनुपात का पूर्व पद क्या है, मतलब पहला वाला क्या है यहाँ पे 2 है। उत्तर पद का मतलब क्या हो गया, बटे वाला ये वाला, और पूर्व पद का मतलब क्या हो गया, ये वाला आ जाएगा। इस तरीके से आएगा। अतः सतत अनुपात प्राप्त करने के लिए पहले अनुपात के पदों को 2 से गुणा करने पर 3:1 बराबर 6:2 प्राप्त होगा। देखोगे यहाँ पे पहले अनुपात का जो उत्तर पद है वो दूसरे अनुपात के पूर्व पद के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। बराबर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो ये भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 ही आ जाएगा। इसका अनुपात कितना बनेगा 6:2:3, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखोगे यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे 3:1 में, दोनों में गुणा करेंगे तो 6:2 होता है। यहाँ पे 6:2 आ गया। तो सीमा की आयु बटे राजश्री की आयु बराबर 6:2 आ गई। देखोगे सीमा का 6 आ गया, राजश्री का 2 आ गया। राजश्री की आयु और अतुल की आयु का अनुपात 2:3 पहले से दिया गया है, इसलिए सीमा की आयु अनुपात राजश्री की आयु अनुपात अतुल की आयु यह अनुपात 6:2:3 ऐसा है। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी बीच का अनुपात नहीं दिया रहेगा तो उसका जो बीच का जो नंबर रहेगा इसको क्या करेंगे, ये सेम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 1.2 किलोमीटर तथा चौड़ाई 400 मीटर हो तो लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे ये किलोमीटर में है और ये क्या है मीटर में है। तो सबसे पहले किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 मीटर आएगा। यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर ही होना चाहिए, किलोमीटर नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पे किलोमीटर है तो इसको भी किलोमीटर में फिर कन्वर्ट करो। यहाँ पे हल में क्या दिया गया, यहाँ लंबाई किलोमीटर में एवं चौड़ाई मीटर में है। अनुपात के लिए दोनों इकाई समान होनी चाहिए, इसलिए किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में रूपांतरित कीजिए। तो देखोगे 1.2 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1200 मीटर हो जाएगा। इसलिए 1200 मीटर का 400 मीटर से अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 बटे 400 हो जाएगा। तो देखोगे ये 2 0 से कट गया तो बचेगा क्या 12 बटे 4। अब ये दोनों एक ही पारे में आना चाहिए तो देखोगे 4 1 कम 4, 4 3 12, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 3:1 है। अब उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं। महेश का प्रति माह खर्च और आय का अनुपात 3:5 है तो उनका खर्च की आय कितने प्रतिशत है। मतलब हमको यहाँ पे क्या बोला गया है 3/5 दिया गया है, ये इसका खर्च। तो हल में क्या दिया गया, खर्च का आय से अनुपात 3:5 है। प्रतिशत में रूपांतरित करने के लिए द्वितीय पद या बोला जा सकता है उत्तर पद को हमको क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3/5 को 100 करना पड़ेगा, इसको द्वितीय पद को मतलब 5 को 100 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 5 को 100 करने के लिए क्या किया 20 से गुणा किया। जब यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे तो पूर्व पद मतलब पहले पद में भी 20 से गुणा करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 20 3 60 हो जाएगा। जब यहाँ पे 20 3 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60%। तो महेश का खर्च उनकी आय का 60% है। उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया, एक बगीचे में आम और चीकू के वृक्षों का अनुपात 2:3 है। यदि उस बगीचे में प्रत्येक प्रकार के 5 वृक्ष अधिक लगाए तो अनुपात 5:7 होगा। उस बगीचे में वर्तमान में आम और चीकू के कितने वृक्ष हैं। मतलब पहले का अनुपात कितना है 2:3, ये दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है दोनों प्रकार का 5-5 वृक्ष और लगाने हैं तब जाकर के इसका अनुपात होगा 5:7। तो ये जो 5-5 वृक्ष लगाने हैं ना तो ये इसमें यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा
और इसको हम लोग x सपोज कर देखोगे यही बन गया 2x धन 5 बटे 3x धन 5 बराबर 5 बटे 7। तो इसको हल कैसे करेंगे, हल में दिया गया वर्तमान में आम और चीकू के वृक्षों की संख्या का अनुपात जो है 2:3 है, इसलिए माना कि आम के वृक्षों की संख्या 2x और चीकू की वृक्षों की संख्या 3x है। तो शर्त में क्या बोला गया है, 5 वृक्ष आम के और 5 वृक्ष चीकू के और लगे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले का 2x था उसमें 5 जोड़ दिया गया, पहले का 3x था उसमें 5 जोड़ दिया गया, और अभी का अनुपात कितना है 5:7 है। अब इसका क्या करो, तिर्यक गुणा कर दो। तो इसको हल करोगे, देखो 2x धन 5 बटे 3x धन 5 बराबर 5 बटे 7, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे 2x धन 5 से, बराबर 5 का गुणा करेंगे 3x धन 5 से। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14x धन 7 पचे 35, और ये हो जाएगा 3 पचे 15x धन 5 पचे 25। देखो यही आ गया। अब इसको हल करोगे तो देखो कि x वाला एक साइड में लिख लो और ये एक साइड में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा 35, और यहाँ पे प्लस 25 से इस साइड जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर 15x। यहाँ पे प्लस 14x से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 माइनस 25, ये हो जाएगा 10 बराबर 15x माइनस 14x, ये हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आ गया 10, इसलिए आम के वृक्षों की संख्या क्या हो जाएगा 2x है। तो 2 में x का गुणा हो रहा है, तो मतलब x का मान कितना है 10 है। तो 2 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और चीकू के वृक्षों की संख्या हो जाएगी 3x। तो यहाँ पे 3 में x का गुणा हो रहा है, x का मान 10 है, तो 3 दामा कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो आम के वृक्षों की संख्या कितना है 20, और चीकू के वृक्षों की संख्या आ जाएगी 30। अब यहाँ पे 5वें उदाहरण में भी वैसे ही सवाल दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात 25:31 होता है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे आ गया, पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 7x है, दोनों में प्लस 40 जोड़ना है, दोनों में क्या करना है 40 जोड़ना है, और बाद में अनुपात कितना आ जाएगा 25:31 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे 5x धन 40 बटे 7x धन 40 बराबर 25:31 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। देखो 31 का गुणा 5x धन 40 बराबर 25 का गुणा 7x धन 40 में किया। अब 31 में 5 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 155x, और 31 में 40 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1240। फिर 25 में 7 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 175x, और 25 में 40 का गुणा किया तो 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये 1240 है, यहाँ पे प्लस 1000 है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 175x है, ये वाला प्लस 155x है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 155x आ जाएगा। 175 में 155 गया तो 20x, और यहाँ पे 1240 में से 1000 गया तो 240। अब इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है गुणा हो रहा है x में, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, ये कटा यहाँ पे 12। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसलिए पहली संख्या क्या दिया गया तो देखोगे 5x है, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 60, और दूसरी संख्या हो जाएगी 7x, 7 गुणे 12 84। तो दी गई संख्या कितनी है 60 और 84 है। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 4.1 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।